Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session, I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very much relevant for our UPSC CSC examinations and other PCS examinations. So, without wasting our time, I am going to take this session. So, there is 6 article in this news, है ना, and I am going to deal with these article one by one. So first article is related to India's energy transition paradox, cleaner capacity, dirtier power. It is related to our GS पेपर 3 environment. नेक्स्ट इज क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स इन दिल्ली. हम लोग पहले भी क्लाउड सीडिंग पे बात किए हैं, फिर से क्लाउड सीडिंग बार बार पिछले कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है. सो इट बिलोंग्स टू जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट आर्टिकल इज हाई सी ट्रीटी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन. ये है जीएस पेपर 3, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है. एंड अबाउट थैलेसीमिया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. एंड यूनाइटेड बैक्ड हंगर मॉनिटर कम्स फ्रॉम फेमिन इन सूडान. तो लास्ट का दो आर्टिकल जो है सूडान एंड अफगानिस्तान, ये हमारा मैप वर्क से रिलेटेड है. सो प्लेसेस इन द न्यूज है ना, उससे रिलेटेड है, जो हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 या 3 क्वेश्चन प्लेसेस पे आते हैं, रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने इसको इस डिस्कशन में लिया है. सो आते हैं आर्टिकल पे. तो फर्स्ट आर्टिकल इज द केस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. इट इज रिलेटेड टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन पैराडॉक्स, क्लीनर कैपेसिटी, डर्टियर पावर. इसका मतलब ये बता रहा है कि हम लोग क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव तो कर रहे हैं, हमारा क्लीनर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन कार्बन इमिशन जो है उसके साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है ना. हम लोग कार्बन इमिशन को अभी तक डिक्लाइन करने में सक्सेस नहीं हुए हैं, उसके बारे में बात हुआ है. तो क्या है, कुछ डेटा के साथ हम लोग इसको चेक करते हैं. तो फर्स्ट इज डिस्पाइट मेजर प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम डर्टियर इन रिसेंट ईयर्स. उसके कुछ डेटा के साथ, कुछ फैक्ट के साथ इसको इस पे बात किया गया है. तो फैक्ट इज एज ऑफ जून 2025 नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी. मतलब अभी तक भी जितना भी टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है उसका 50% से ज्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है ना. लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल का, इसका मतलब क्या है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज हुआ है. अबाउट अब हाफ ऑफ द इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से, मींस क्लीनर एनर्जी से है. इसके बावजूद भी द ग्रिड इमिशन फैक्टर, ए मेजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इसका मतलब क्या है, ग्रिड इमिशन फैक्टर जो है इंक्रीज हुआ है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ क्या नॉन फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स इंक्रीज किया है. तो कहाँ कितना इंक्रीज किया है, इट हैज राइजन फ्रॉम 0.703 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर मेगावाट आवर इन 2021 टू 0.727 इन 2023-2024. इसका मतलब क्या है कि रिसेंट ईयर में, मींस लास्ट 3-4 ईयर्स में हमारा कार्बन इमिशन, ग्रिड इमिशन फैक्टर खास करके जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है ग्रिड में, वो ग्रिड इमिशन फैक्टर जो है वो इंक्रीज किया है. दिस इंडिकेट दैट द ग्रिड्स कार्बन इंटेंसिटी हैज इंक्रीज इवन दो रिन्यूएबल कैपेसिटी हैज एक्सपेंडेड. इसका मतलब हम लोग कॉन्ड्रम में, पैराडॉक्स में, कि रिन्यूएबल कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्रिड कार्बन इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, मींस ग्रिड इमिशन फैक्टर भी बढ़ रहा है. तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो रीजन दिया है, द की रीजन लाइज इन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल पावर जनरेशन. हम लोग बात कर रहा है कि एक्चुअल कैपेसिटी जो है ना, एक्चुअल इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग अभी जैसे देखा कि अबाउट 50% हो गया है तो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल का, मींस रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन एक्चुअल में पावर जनरेशन उतना नहीं हो रहा है. तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर, विंड एक्सेट्रा, प्लांट्स हैव लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टिपिकली 15 to 20%. उसके दूसरी साइड में कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एट अ मच हायर यूटिलाइजेशन रेट अबाउट 65 to 90%. ठीक है. Thus, even though renewable makes up nearly half of the capacity, they generate only a small share of electricity. कैपेसिटी है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन जो शेयर है उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो कम है.
और क्या है, इन 2023-24 रिन्यूएबल energy produced only 22% of total electricity and fossil fuels generated the remaining 78%। इसका मतलब क्या है कि 50% कैपेसिटी होने, इंस्टॉल कैपेसिटी होने के बावजूद भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ओनली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, जबकि फॉसिल फ्यूल 78% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंटिन्यू टू बी made primarily by coal, the most carbon intensive source। और दूसरा क्या है, टेम्पोरल मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई। तो रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबिलिटी डज नॉट अलाइन विद द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड का जो पैटर्न है उससे मिसमैच कर रहा है। क्यों? तो हम लोग को पता है कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर पावर जो है वो पिक करता है दोपहर के टाइम में, मीन्स नून के टाइम में, आफ्टरनून टाइम में, लेकिन हमारा एनर्जी डिमांड जो है वो राइज करता है इन द नाइट। सो सोलर पावर पिक्स इन द आफ्टरनून बट ड्रॉप शार्पली बाय इवनिंग, बट हाउस होल्ड डिमांड पिक्स इन द इवनिंग एंड नाइट। तो जिस समय सोलर पावर पिक्स पे आते हैं, है ना, उस समय हमारे पास हमारा डिमांड ही पिक पे नहीं जाता है। जब हमारा डिमांड पिक पे जाता है उस समय सोलर पावर अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाता है। तो ये टेम्पोरल मिसमैच होता है। फॉसिल फ्यूल प्लांट्स लाइक कोल, गैस एटसेट्रा देयरफॉर यूज्ड टू मीट द पीक एंड नाइट टाइम डिमांड एक्टिंग एज ए बैकअप और शॉक एब्जॉर्बर। इसका मतलब क्या है, जब हमारा पीक डिमांड होता है ना, इवनिंग में और नाइट में, उसको मीट करने के लिए फॉसिल फ्यूल प्लांट का यूज किया जाता है, मीन्स फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। This time of day imbalance lead to higher emission even with growing renewable capacity। तो हम लोग देख चुके हैं कि क्यों ये रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी इंक्रीज होने के बावजूद भी हमारा एमिशन रेट क्यों बढ़ रहा है। तो नीड क्या है, तो नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी नॉट जस्ट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ कैपेसिटी बढ़ा के, मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी इंक्रीज करके इस कॉन्ड्रम को ठीक नहीं कर सकते, इस पैराडॉक्स को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? तो सिंपली एडिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी कैन नॉट डिकार्बोनाइज द ग्रिड अनलेस फ्लेक्सिबिलिटी इज बिल्ट इनटू द सिस्टम। तो वो कैसे करेंगे, तो राउंड द क्लॉक आरटीसी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? तो ब्लेंडिंग सोलर, विंड एंड स्टोरेज कॉस्ट बिलो 5 पर किलोवाट आवर चीपर देन न्यू कोल प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए हमको ब्लेंड करना पड़ेगा सोलर, विंड एंड स्टोरेज कैपेसिटी को। हाउएवर स्केलिंग अप आरटीसी पावर रिमेन स्लो ड्यू टू कंस्ट्रेंट इन लैंड अवेलेबिलिटी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। नेक्स्ट इज हेंस इंडिया मस्ट फोकस ऑन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रेटिंग स्टोरेज, डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज। ये सब हमें करने की जरूरत है सो दैट हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो, इनहेंस हो। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग और इंप्रूव करें। तो बोल रहा है एनर्जी एफिशिएंसी द फर्स्ट फ्यूल, मींस हमें फर्स्ट फ्यूल के रूप में एनर्जी एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा। मींस हम अपने सिस्टम को एनर्जी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। कैसे? तो इट रिड्यूस डिमांड बिफोर इट नीड टू बी मेट, अर्निंग द नेम द फर्स्ट फ्यूल। इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ही डिमांड आप करते हैं उससे पहले ही आप एनर्जी डिमांड को रिड्यूस कर चुके होते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी हेल्प्स फ्लैटन पीक लोड्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल फायर जनरेशन ड्यूरिंग हाई एमिशन पीरियड। क्या क्या मेजर लिया जा सकता है इसके लिए? तो प्रमोटिंग एफिशिएंट अप्लायंसेस लाइक फैन, एयर कंडीशंस, मोटर्स, रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं घर में, उसको है ना, मोर एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करें। एम्बेडिंग efficiency in the building and industrial process. Efficiency not only reduce coal use but also क्या करता है, increase system flexibility, increase करता है, aligns demand with the renewable energy availability and avoid technological lock-in by phasing out inefficient system. Global context क्या है? तो कंट्रीज लाइक फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब क्या किया है, ये सब हम इन कंपैरिजन विद इंडिया, यहाँ पे
इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, नॉर्वे एंड स्वीडन देयर इज ए लो ग्रिड इमिशन फैक्टर, है ना, कितना है, तो 0.1 to 0.2, हमारे यहाँ कितना था 0.7, तो हमारे यहाँ ग्रिड इमिशन फैक्टर बहुत हाई है। इंडियाज ग्रिड इमिशन फैक्टर हमने देखा जिससे कि 0.72 है। ए कोल डोमिनेंट एनर्जी मिक्स एंड रैपिड डिमांड ग्रोथ, ये दोनों के कारण इंडिया में क्या है, ग्रिड इमिशन फैक्टर हाई है। हेंस इंडिया डीकार्बोनाइजेशन पाथवे मस्ट प्रायोरिटाइज एनर्जी एफिशिएंसी एज ए कोर स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है, पूरे आर्टिकल का एक मीनिंग है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी को फोकस कीजिए। विदाउट एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी रिस्क बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड और स्ट्रेंडेड, ठीक है। तो क्या क्या पॉलिसी और एक्शन रिक्वायर है इसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए? तो फर्स्ट, इनेबल द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लेक्सिबिलिटी like allow homes and offices to connect batteries and from virtual power plant that supply power during the peak hour. Next, accelerate appliances efficiency standards like energy labeling standard को increase करना पड़ेगा, जिसे हम लोग देखते हैं 4 स्टार 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहा है, उसको और इन्हेंस करने की जरूरत है। सपोर्ट करना पड़ेगा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को एंड इंडस्ट्रीज को, जो ताकि इसमें 5 स्टार और 4 स्टार रेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और उसका मैन्युफैक्चर करें। इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, है ना। इंप्लीमेंट टाइम ऑफ यूज टैरिफ दैट रिवार्ड कंज्यूमर्स फॉर शिफ्टिंग यूजेज टू पीरियड्स व्हेन रिन्यूएबल एनर्जी इज अबंडेंट एंड लॉन्च इक्विपमेंट स्क्रैपेज इंसेंटिव्स। तो जैसे कि ये इंसेंटिव से क्या होगा कि जो ओल्ड अप्लायंसेस है, ओल्ड प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो लो एनर्जी एफिशिएंट है, उसको स्क्रैप करने मतलब स्क्रैपेज में जाए और उसको रिप्लेस किया जाए विद हायर एफिशिएंसी अप्लायंसेस के साथ। इनेबल यूटिलिटी टू प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, फॉर इंस्टेंस ग्रीन कूलिंग सर्विस, हाई एफिशिएंसी एयर कंडीशनिंग पावर्ड बाय राउंड द क्लॉक क्लीन पावर। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया जीईएफ टू डिक्लाइन 2.548 बाई 26-27 एंड ये घट के 0.43 हो जाएगा बाई 2031-32। तो ये प्रोजेक्शन है उनका। इस प्रोजेक्शन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन एंड एम्बेडिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। हमने कुछ कुछ अचीव किया है। तो इंडिया हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट्स इमिशन इंटेंसिटी बाय 33%, जो हमने रिपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी में, है ना। हाउएवर द राइजिंग जीईएफ ट्रेंड सिग्नल्स दैट द नेक्स्ट फेज मस्ट फोकस किस पे, ऑन सप्लाई साइड डिकार्बोनाइजेशन एंड डिमांड साइड ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों को फोकस करना पड़ेगा। मींस सप्लाई साइड डिकार्बोनाइजेशन को, मींस ग्रिड एफिशिएंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा, और डिमांड साइड ऑप्टिमाइजेशन को इंड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल कंजम्पशन ये सब हो सके। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट 1 को पहले रीड करते हैं। ए राइज इन द ग्रिड इमिशन फैक्टर इंडिकेट दैट द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हैज डिक्लाइन। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रिड इमिशन फैक्टर यदि राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है, जो भी ना ये फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट है, उसका इमिशन फैक्टर इंक्रीज कर रहा है ना। सो इफ वन बिकम्स रॉन्ग, इसका मतलब ये और ये दोनों तो गलत हो गया। मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बिकम्स रॉन्ग। तो आते हैं 2 and 3 पे। तो सब ऑप्शन स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। डिस्पाइट रिन्यूएबल कंस्टिट्यूटिंग नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, देयर कंट्रीब्यूशन टू एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन
रिमेन्स बिलो 1/4 ड्यू टू लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सही है ना। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 पे आते हैं, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया करेंटली कॉस्ट मोर देन न्यू कोल बेस्ड पावर, ये गलत है, यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन, जैसा कि हमने पढ़ा था 5 रुपीज पर यूनिट पड़ता है ना। तो ऑप्शन 3 बिकम्स रॉन्ग एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इट मींस टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट मींस ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हैज क्लाउड सीडिंग बीन इफेक्टिव। हम लोग देखा, पहले भी हम लोग एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में, आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में, लेकिन अभी छठ पूजा के टाइम में दिल्ली में ये ट्रायल फिर से लिया गया था क्लाउड सीडिंग के लेकर, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है। तो उसके बारे में जानते हैं क्लाउड सीडिंग है क्या। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, है ना, और कहाँ कहाँ यूज किया गया था, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 50 years दिल्ली कंडक्टेड 2 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स इन कोलेबोरेशन विद द IIT खड़कानपुर टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेनफॉल ओवर Delhi in order to settle smog and particulate matter and improve deteriorating air quality. तो what is cloud seeding? Cloud seeding क्या है? एक क्या है? वेदर मॉडिफिकेशन फिनोमेना है, टेक्निक है वेदर को मॉडिफाई करने का। तो इट इज ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग अ साल्ट मिक्सचर इनटू क्लाउड्स टू स्टिमुलेट रेनफॉल। प्रोसेस क्या है? तो हम लोग जानते हैं एयरक्राफ्ट के द्वारा, है ना, हमारा वो सॉल्ट मिक्सचर को क्लाउड में सीड किया जाता है, मींस स्प्रे किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट फिटेड विद फ्लेयर्स कंटेनिंग केमिकल्स लाइक सॉल्ट मिक्सचर और सिल्वर आयोडाइड रिलीज देम इनटू क्लाउड्स, और इससे क्या होगा, दीज पार्टिकुलेट्स और ये पार्टिकल जो है छोटे छोटे पार्टिकल एक्ट करते हैं जो न्यूक्लियाई, है ना। उस न्यूक्लियाई के अराउंड क्या होता है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल। तो दीज पार्टिकल एक्ट एज ए न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल। और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चालू रहता है, और जब एक समय आता है जब वो वाटर ड्रॉपलेट बड़ा हो जाता है जिसको एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर सकती है, तो वो नीचे की ओर गिरता है एज ए रेनफॉल। तो व्हेन मेनी सच ड्रॉपलेट्स मर्ज दे फॉल एज रेन। तो क्लाउड सीडिंग का हिस्ट्री क्या है? तो ओरिजिन हुआ था डेट्स बैक टू 1940s विद अर्ली एक्सपेरिमेंट्स बाय जनरल इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट, है ना। उसमें विलियम सेफर्स एंड बर्नार्ड वेनॉक क्या किया था, डिस्कवर्ड द ड्राई आइस डिस्कवर किया था कुड फॉर्म आइस क्रिस्टल इन द लैब कंडीशन। उसके बाद क्या हुआ, देयर एक्सपेरिमेंट लेड टू सक्सेसफुल स्नोफॉल ओवर पिट्सफील्ड मैसाचुसेट्स, है ना। उसके बाद क्या हुआ, दिस सक्सेस इंस्पायर्ड द यूएस गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट सीरस। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट सीरस लॉन्च किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। एम्ड नॉट ओनली एट द इंड्यूसिंग रेन बट ऑल्सो एट टेमिंग हरिकेन्स, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर आफ्टर 1950 इसका यूज वाइड स्प्रेड होने लगा अक्रॉस द ग्लोब। तो 1950-1960 में क्लाउड सीडिंग गेंड पॉपुलैरिटी एज ए वेदर मॉडिफिकेशन टूल, और उसके बाद सोवियत यूनियन ने इसको यूज किया, सोवियत सीडेड क्लाउड ओवर लेनिनग्राड टू प्रिवेंट रेन ड्यूरिंग मे डे परेड्स। फिर चाइना ने यूज किया फॉर टू क्लियर स्काई ड्यूरिंग द बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, उसमें उस समय स्काई को क्लियर करने के लिए चाइना ने इसको यूज किया था। फिर यूनाइटेड स्टेट कंडक्टेड प्रोजेक्ट स्काई वाटर डिस्पर्सिंग सिल्वर आयोडाइड ओवर द रॉकी माउंटेन टू एनहांस रेनफॉल। फिर इंडिया का एक्सपेरिमेंट देखते हैं 1950 to 1960 में। 1952 में एसके बनर्जी जो डायरेक्टर जनरल थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के, ओवरसॉ द फर्स्ट इंडियन क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इन कोलकाता। उन्होंने क्या किया था कि रिलीज किए थे सॉल्ट एंड सिल्वर आयोडाइड को वाया हाइड्रोजन बैलून्स एंड रॉकेट्स, है ना। ऑब्जर्वेशन शोड इंक्रीज रेनफॉल ऑन सीडिंग डेज बट इट वाज नॉट साइंटिफिकली वेरिफिएबल वेदर रेन रिजल्टेड फ्रॉम सीडिंग और नेचुरल प्रोसेस। उन्होंने किया, रेनफॉल तो ज्यादा हुआ, लेकिन ये पता नहीं चला, साइंटिफिकली पता नहीं चला कि जो ज्यादा रेनफॉल हुआ, इंक्रीज रेनफॉल हुआ है सीडिंग प्रोसेस के कारण हुआ या तो नेचुरल प्रोसेस के कारण। 1962 में फिर से अटेम्प्ट हुआ इन दिल्ली बट फेल टू प्रोड्यूस रेन। 1970 के बाद क्या हुआ, शिफ्ट टू एयरक्राफ्ट बेड सीडिंग एंड इम्प्रूव्ड स्टडी ऑफ क्लाउड माइक्रोफिजिक्स अंडरस्टैंडिंग विच क्लाउड्स आर लाइकली टू इल रेन।
वेरियस स्टेट उस समय यूज करने लगे, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अटेम्प्टेड क्लाउड सीडिंग ड्यूरिंग ड्राउट्स। तो चैलेंजेस क्या है? इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, आउटकम्स वेरिड विद द क्लाउड टाइप एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, वो डिपेंड करता है कि क्लाउड कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, क्लाउड कौन सा क्लाउड टाइप्स है, उस पर ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्लाउड में मॉइस्चर कितना है। दूसरा हाई कॉस्ट है, जैसे एयरक्राफ्ट को हायर करना पड़ेगा, टेक्निकल मैन पावर को हायर करना पड़ेगा, है ना, केमिकल मटेरियल वेयर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट लैक ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, है ना, ऐसा भी नहीं है कि एश्योर सिस्टम है कि आप एक बार लॉन्च किए हैं तो एश्योर रेनफॉल होगा, ऐसा भी नहीं है। हम लोग देखे कि बहुत बार ये सिस्टम फेल हुआ है। तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट हाउ मच रेनफॉल और वेयर एग्जैक्टली इट वुड अकर। एंड नेक्स्ट इज अनक्लियर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अनसर्टेन रिटर्न्स फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। फिर आते हैं, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था कैपिक्स प्रोग्राम, आईआईटीएम पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या है? तो क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट, कैपिक्स एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, और इसको लॉन्च किया था आईआईटीएम पुणे ने इन 2009। किस लिए? तो टू कंडक्ट अ सिस्टेमिक साइंटिफिक स्टडी टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। मेथोडोलॉजी क्या यूज करते हैं? तो वो स्टडी करते हैं क्लाउड फिजिक्स को एंड उसके बिहेवियर को एंड ड्रॉपलेट फॉर्मेशन फॉर नियरली अ डिकेड। तो 2017-19 2017-19 के बीच में यूज रेडार एंड इंस्ट्रूमेंट टू आइडेंटिफाई सुटेबल क्लाउड फॉर सीडिंग एंड कंडक्टेड फील्ड एक्सपेरिमेंट ओवर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ए ड्राउट प्रोन रीजन है, आइडियल फॉर सच ट्रायल्स। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया आईआईटीएम पुणे के द्वारा। तो एयरक्राफ्ट रिलीज कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर्स। आईआईटीएम पुणे ने क्या किया? कैल्शियम क्लोराइड के फ्लेयर्स को डिस्पर्स किया बाय एयरक्राफ्ट इन क्लाउड्स इनटू सिलेक्टेड क्लाउड्स, है ना। सभी लोग क्या कर रहे थे? सिल्वर आयोडाइड को यूज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आईआईटीएम पुणे ने क्या यूज किया? कैल्शियम क्लोराइड को। सम क्लाउड्स वेयर लेफ्ट अनसीडेड फॉर साइंटिफिक एक्यूरेसी। रिजल्ट क्या हुआ? इसका आउटकम क्या आया? तो एस्टिमेटेड 867 मिलियन लीटर्स ऑफ एडिशनल वाटर जनरेटेड, मींस रेनफॉल ज्यादा हुआ। ओके, एंड सीडेड क्लाउड प्रोड्यूस 46% मोर रेनफॉल कंपेयर टू द अनसीडेड क्लाउड एट द सेम लोकेशन। एंड ओवर ए 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डाउन विंड रेनफॉल वाज 18% हायर इन द सीडेड जोन। इसका मतलब क्या है कि आईआईटीएम पुणे का जो आईआईटीएम पुणे का जो प्रोग्राम था, है ना, जो एक्सपेरिमेंट था, वो लगभग सक्सेसफुल रहा और ये डेमोन्स्ट्रेट किया पोटेंशियल बेनिफिट अंडर सुटेबल मॉनसून क्लाउड कंडीशन। सो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस, try to solve this question. I am waiting for your answer. So now I am going to solve this question. Option number coming to the statement 1. Statement 1 क्या बोल रहा है? The earliest Indian cloud seeding experiment were carried out in 1950s under the supervision of the IITM पुणे। ये गलत है ना। IITM पुणे के सुपरविजन में ये नहीं हुआ था। हम लोग देखे थे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD जो थे उनके सुपरविजन में हुआ था। तो ऑप्शन 1 बिकम स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग। इट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बिकम्स रॉन्ग। आते हैं 2 पे, है ना। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? द कैपिक्स प्रोग्राम लॉन्च इन 2009 प्राइमरली यूज सिल्वर आयोडाइड। ऐसा हमने अभी देखा कि सिल्वर आयोडाइड को यूज नहीं किया था, है ना। उसने क्या यूज किया था? हम लोग अभी देखे थे कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया था, कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर्स का यूज किया था। सो ये दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 becomes also incorrect. It means option C is incorrect. It means option B is correct. Coming to the next article, that is what are the challenges with the high sea treaty. High sea treaty क्या है हम वो देखते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर थोड़ा अनक्लोज को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो हाई सी ट्रीटी का ओरिजिनल नाम क्या है? तो उसका ओरिजिनल नेम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, दैट इज BBNJ एग्रीमेंट। उसको बोलते हैं हाई सी ट्रीटी।
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो रिसेंट क्या हुआ है जिसके कारण न्यूज में है, तो इन सितंबर 2025 मोर देन 60 कंट्रीज रेटिफाइड द हाई सी ट्रीटी पेविंग द वे फॉर इट इन्फोर्समेंट फ्रॉम जनवरी 2026। अब क्या होगा, अभी तक हाई सी ट्रीटी को इन्फोर्स नहीं किया गया था ग्लोबली, लेकिन मोर देन 60 कंट्री इसको रेटिफाई कर चुकी है, इसका मतलब अब ये इन्फोर्स होने लायक हो गया है। The treaty aims to ensure the sustainable use and conservation of marine biodiversity beyond national jurisdiction। जो भी नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वो एरिया जो अनक्लोज के अंदर आते हैं, है ना, अनक्लोज के रूल को फॉलो करते हैं, उसके अंदर जो भी एरिया आता है वो नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर है। लेकिन उसके बाद जो हाई सी है ना, ओपन सी है, वहां पे जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में ये ट्रीटी बात करती है। It seeks to address key challenges such as climate change, overfishing and pollution that affects the world ocean। ये सबसे क्या है, वर्ल्ड ओशियन को अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में ये बात करता है। तो BBNJ एग्रीमेंट का थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। तो फॉर्मरली नोन एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, हम लोग अभी देखा, एंड इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन द हाई सी। और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इन 2004 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2004 में क्या किया था, फॉर्म्ड एन एडहॉक वर्किंग ग्रुप टू एड्रेस गैप्स इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी दैट इज अनक्लॉज, जो कि 1982 में आया था, है ना, which lacked clear provision for conserving biodiversity in the high sea। अनक्लोज जो है हाई सी के बारे में कोई प्रोविजन लेके नहीं आया था इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी में सिर्फ नेशनल जुरिडिक्शन के बारे में बात किया था कि सी में आपका नेशनल जुरिडिक्शन कितना एरिया तक कवर करता है। सो इस डेफिसिट को और इस गैप को एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बनाया था, और वो उसने सजेस्ट किया था कि देयर शुड बी ए हाई सी ट्रीटी। तो बाय 2011 मेंबर स्टेट्स एग्रीड टू नेगोशिएट अराउंड 4 की इशू। पहला क्या था, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेस, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल इंक्लूडिंग मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। उसके बाद क्या हुआ, बिटवीन 2018 एंड 2023 4 इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस वेर हेल्ड, और इन 2023 country reached an agreement which was formally adopted in June 2023। तो क्या क्या प्रोविजन है हाई सी ट्रीटी में, हम लोग वो देखते हैं थोड़ा सा प्रोविजन क्या क्या है। तो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस को सेफगार्ड करने का बात करता है। तो रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, जो ये मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस है उसके बारे में बोला गया है कि ह्यूमन काइंड का कॉमन हेरिटेज रिसोर्स है। The treaty establishes principle for fair and equitable sharing of benefit, fair and equitable sharing of benefit arising from their use। जो भी marine genetic resources है उसके लिए यदि उसका यूज करते हैं तो सबके लिए फेयर होगा और इक्विटेबल शेयर होगा, है ना। मरीन जेनेटिक रिसोर्स इंक्लूड बायोलॉजिकल मटेरियल एंड जेनेटिक फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन derived from marine organism found in the area beyond national jurisdiction। नेक्स्ट इज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल। ये क्या बोलता है, ये इंट्रोड्यूस करता है मैकेनिज्म लाइक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। और क्या करता है, एम्स टू इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस, प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेट साइंटिफिक नॉलेज, encourages dynamic management and regular monitoring of these protected zone। नेक्स्ट इज environmental impact assessment, है ना, हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं इसके बारे में। ये क्या मैंडेट करता है, तो साइंस बेस्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर एनी एक्टिविटीज पोटेंशियली अफेक्टिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज, रिक्वायर्स इंक्लूजन ऑफ क्यूमुलेटिव एंड ट्रांसबाउंडरी इम्पैक्ट इन द असेसमेंट। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये क्या फोकस करता है, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, उसके कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, इनहेंस करना है थ्रू एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, डेटा एंड ट्रेनिंग फॉर मैरीन रिसर्च। लेकिन इशू क्या है, तो कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल है इसके अंदर, जैसे देयर एग्जिस्ट टेंशन बिटवीन कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड प्रिंसिपल
दैट प्रमोट्स इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फॉर ऑल नेशंस, जो हमने अभी देखा है। नेक्स्ट इज द फ्रीडम ऑफ हाई सीज प्रिंसिपल सपोर्ट्स अनरिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन रिसोर्सेज यूजेज एंड रिसर्च बाय स्टेट्स। तो दोनों के बीच में अब क्या है, टेंशन है, मींस कॉन्फ्लिक्ट है ये दोनों प्रिंसिपल में। एक तो बोल रहा है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो कॉमन रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड है, मींस सबको ये प्रमोट करता है इक्विटेबल एक्सेस को। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल बोलता है, सपोर्ट करता है कि फ्रीडम इन नेविगेशन इन हाई सीज। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है ना, वो कंट्री को ज्यादा बेनिफिट देता है। तो द ट्रीटी ऑफर्स ओनली अ पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल लीडिंग टू एम्बिग्यूटीज इन एक्सप्लोरेशन रिसर्च एंड बेनिफिट शेयरिंग। नेक्स्ट इज दूसरा इशू क्या है, गवर्नेंस ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसमें इशू क्या है, तो प्रीवियसली देयर वाज नो डिफाइंड गवर्नेंस रूल फॉर असेसिंग एंड यूजिंग एमजीआर मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, रेजिंग फियर्स ऑफ बायोपायरेसी एंड अनइक्वल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि कॉमन गवर्नेंस नहीं है। डेवलपिंग कंट्री फियर्ड एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्कवरीज बाय डेवलप्ड नेशन। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है ना, उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट है ना, टेक्नोलॉजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, उसके कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे वो एक्सक्लूड होते जाएंगे फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम डिस्कवरीज। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल ओवरलैप्स। तो ट्रीटी मस्ट कोएग्जिस्ट विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, जो अनक्लोज को रेगुलेट करती है, मैनेज मिनरल रिलेटेड एक्टिविटी इन इंटरनेशनल सीवेज एरिया, एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन that is RFMOs regulate fishing activity in various sea region. There is a risk of jurisdictional conflict and legal fragmentation unless coordination is ensured. इसका मतलब क्या है कि दो बॉडी ऑलरेडी काम कर रही है इन द सी, है ना, दैट इज फर्स्ट इज इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी और दूसरा इज REMOs। तो कहने का मतलब है कि जो नया ओपन सी ट्रीटी आ रहा है ना, हाई सी ट्रीटी आ रहा है, ये क्या करेगी, इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट कर सकती है उनके प्रिंसिपल्स। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर पावर्स। तो जितने भी मेजर ग्लोबल पावर हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रसिया, ये सब जो है उनका पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है, मींस अभी तक वो रेटिफाई नहीं किए इस ट्रीटी को, एंड देयर एब्सेंस थ्रेटन्स द यूनिवर्सल लेजिटिमेसी एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो द ट्रीटी इनहेंसेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अनक्लोज बाय स्पेसिफाइंग science-based guidelines for EIA, MPA and benefit sharing mechanism. However, ambiguities regarding MGR governance and application of the common heritage principle may hinder a smooth execution. उसके लिए क्या है, dynamic and adaptive management of marine protected area is essential and integration of climate, biodiversity and ocean governance will be crucial to ensure resilient, long-term and inclusive management of global marine ecosystem. So based on this, there is a question for you. Try to solve this question. I am waiting for your answer. So now I am going to solve this question now. तो हम लोग देख रहे थे फर्स्ट स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द ट्रीटी एक्सटेंड द कॉमन हेरिटेज ह्यूमन काइंड प्रिंसिपल टू ऑल बायोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है, ऑल बायोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज के लिए नहीं है ये है सिर्फ MGR के लिए हम लोग देखे थे। नेक्स्ट इज मिनरल रिसोर्सेज के लिए ऑलरेडी पहले से एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA, है ना, जो इसको डील करती है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिकम्स रॉन्ग। सो अब 2, 3 इज कॉमन इन बी एंड डी। तो 4 पे आते हैं, स्टेटमेंट 4 पे डायरेक्टली जंप करते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या है, द ट्रीटी ओवरराइड द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल बॉडीज सच एज इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो
है ना, ये फियर है, अभी हम लोग देखे थे, ओवरराइडिंग फियर है, रेगुलेटरी फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है, तो ये करेक्ट है। इट मींस 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू थैलीसीमिया। हो क्या है, बीजेपी 6 झारखंड हेल्थ मिनिस्टर्स एग्जिट ओवर एचआईवी इन्फेक्शन। हुआ क्या है, झारखंड में हॉस्पिटल में किसी को ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है, थैलीसीमिया से। वो सारे पेशेंट जो है थैलीसीमिया से ग्रसित थे, है ना, और उस समय ब्लड ट्रांसमिशन में, ट्रांसफ्यूजन में इन्फेक्ट हुए हैं एचआईवी से, उसके कारण ये न्यूज में है। तो हमें थैलीसीमिया के बारे में जानना है, थैलीसीमिया है क्या। तो थैलीसीमिया इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मीन्स क्या होता है कि एक ब्लड डिसऑर्डर है और बॉडी का एबिलिटी खत्म हो जाता है, मीन्स रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में। द हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, हम लोग को पता है रेड ब्लड सेल का प्रोटीन है फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड। कंडीशन क्या है, रिजल्ट्स इन रिड्यूस और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। यदि थैलीसीमिया होता है तो पहले हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन घट जाता है या तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एनीमिया एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, है ना। हम लोग क्योंकि रेड ब्लड सेल ही है जो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है पूरे बॉडी में, तो टिश्यू में रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होना स्टार्ट होएगा। सिम्टम क्या है, यदि किसी को थैलेसीमिया है तो कैसे पता चलेगा, तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम में क्या है, फटीग होगा, मीन्स जल्दी थक जाएगा, एंड वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड चिल्ड्रेन, डिलेड प्यूबर्टी एंड डेवलपमेंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज। सीवियर सिम्टम्स में पुअर एपिटाइट, भूख नहीं लगेंगे, पेल और येलोइश स्किन, डार्क कलर्ड यूरिन ड्यू टू आरबीसी ब्रेकडाउन इन लार्ज स्प्लीन एंड लीवर एंड प्रोनाउंस्ड फेशियल बोन इरेगुलरिटीज। दो तरह का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, काउड बाय म्यूटेशन और डिलीशन, या तो म्यूटेट करके होगा या तो डिलीशन इन द अल्फा ग्लोबिन जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम 16, है ना, हर मतलब क्रोमोजोम में लोकेटेड होता है, इसका डिलीशन होगा या तो म्यूटेशन होगा। ईच पर्सन इनहेरिट्स 4 अल्फा ग्लोबिन जीन, 4 अल्फा ग्लोबिन जीन होता है हर आदमी में, और वो इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज मदर एंड फादर, तो 2 फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना, 2 मदर से और 2 फादर से आते हैं। सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव जीन, और वो अल्फा थैलेसीमिया कितना सीवियर होगा वो डिपेंड करता है कि वो 4 जीन में, है ना, 4 अल्फा ग्लोबिन जीन जो है उसमें से कितने जीन डिफेक्टिव है। तो यदि 1 डिफेक्टिव जीन होगा, मीन्स एक जीन डिफेक्टिव है तो साइलेंट कैरियर है, नो सिम्टम दिखेगा। 2 डिफेक्टिव जीन्स मीन्स माइल्ड एनीमिया, 3rd डिफेक्टिव जीन्स मीन मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया, एंड 4th डिफेक्टिव मीन चारों जीन यदि डिफेक्टिव हो गया यूजुअली फैटल बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। बीटा थैलेसीमिया क्या है, तो कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन, है ना, वैसे जैसे अल्फा ग्लोबिन जीन था उससे बीटा ग्लोबिन जीन होता है, और उसमें यदि म्यूटेशन हो गया तो ये बीटा थैलेसीमिया होगा, और ये बीटा ग्लोबिन जीन जो है क्रोमोजोम 11 में मिलता है। ईच पर्सन इनहेरिटेड 2 बीटा ग्लोबिन जीन, है ना, 2 हर आदमी में 2 बीटा ग्लोबिन जीन होता है, ग्लोबिन जीन होता है कौन कौन सा, और दोनों जो है एक एक्वायर करते हैं अपने माँ से और दूसरे अपने पिता से, मीन्स 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स। सिवियरिटी डिपेंड ऑन म्यूटेशन टाइप एंड नंबर। बीटा थैलेसीमिया माइनर यदि जब होगा, माइनर ट्रेट है, तो 1 डिफेक्टिव जीन यूजुअली एसिम्टोमेटिक, है ना, यदि एक जीन डिफेक्टिव हुआ है तो क्या है, मतलब वो यूजुअली जो है एसिम्टोमेटिक होता है ना, और माइल्ड एनीमिया होता है। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट क्लास का है, तो मॉडरेट एनीमिया में नॉट रिक्वायर रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, और यदि बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो जिसको कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं, तो बोथ उसमें क्या होता है, बोथ जीन जो है, बोथ बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो इन दिस केस देयर विल बी ए सीवियर एनीमिया रिक्वायरिंग लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सिलेटिन थेरेपी। तो ग्लोबल प्रिविलेंस क्या है थैलेसीमिया का, तो अराउंड 280 मिलियन पीपल globally are affected by thalassemia and related hemoglobin disorders. Global birth prevalence is approximately 4.4 per 10,000 live birth, है ना, and
and the condition is more common in Mediterranean region, South and Southeast Asia and Middle East and Africa, है ना, ये सब एरिया में ज़्यादा सीवियर है. तो based on thalassemia discussion, there is a question for you based on the thalassemia. Try to solve this question. So I am going to solve this question now. सीधे स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. स्टेटमेंट 2 इज इन अल्फा थैलेसीमिया द सिविरिटी ऑफ द डिजीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन. ऐसा नहीं है, बीटा ग्लोबिन जीन नहीं है, ये अल्फा ग्लोबिन जीन है ना, अल्फा ग्लोबिन जीन्स पे डिपेंड करता है. तो ऑप्शन 2 बिकम्स रॉन्ग. इट मींस ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. 1 and 3 इज नाउ करेक्ट. 4 पे आते हैं. द प्रिविलेंस ऑफ थैलेसीमिया इज हायर इन पॉपुलेशन विद हिस्टोरिकल एक्सपोजर टू मलेरिया. ये सही है. It means option 4 is correct. It means option B is correct. नेक्स्ट आर्टिकल, अगला 2 आर्टिकल जो है हमारा प्लेसेस इन न्यूज पे से रिलेटेड है ना. तो प्लेस, पहला आर्टिकल है सूडान से दारफुर रीजन. तो क्या है, यूएन हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन का कुछ स्टेटमेंट है. तो हंगर मॉनिटर कंफर्म्स फेमिन इन दारफुर एल फसर अनदर सिटी, है ना. तो ये न्यूज में था. एल फसर एक सिटी है दारफुर रीजन में, सूडान के दारफुर रीजन में. हम लोग देखेंगे उसका लोकेशन. वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हंगर सिचुएशन सीवियर हो गया है ना. तो और वो कंडीशन जो है अब फेमिन वाला आ चुका है. तो यूएन बैक्ड हंगर मॉनिटर कंफर्म्स फेमिन इन सूडान. फेमिन हैज बीन रिपोर्टेड स्पेशली इन टू प्लेसेस का नाम हमें याद रखना है. फर्स्ट इज एल फसर and second, that is capital of North Darfur, and second is Kadugli. Kadugli, it is the capital of South Kordofan, है ना. 2 जगह का नाम रखना है याद, एल फसर एंड कारदुगली. दोनों कहाँ पे, एक नॉर्थ दारफुर वाला रीजन में और दूसरा साउथ कोर्दोफान, और दोनों कहाँ है, सूडान में. द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैज बीन ट्रिगर्ड बाय ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड द सूडानीज आर्मी. ये दोनों क्या है, रैपिड सपोर्ट फोर्स वहाँ के एग्रेसिव ग्रुप है ना, मिलिटेंट है, और सूडानीज आर्मी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला सिचुएशन जनरेट हुआ है. तो रैपिड सपोर्ट फोर्स अराउंड दिस सिटी हैव सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ फूड, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एसेंशियल सप्लाई. इसके कारण क्या हुआ है, और हंगर कंडीशन जो है वर्सन हो चुका है. द कॉन्फ्लिक्ट हैड लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस, एक्सटेंसिव वायलेंस एंड वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन दिस रीजन. और कुछ रीजन है लाइक तवीला, मेलीत एंड अदर पार्ट्स ऑफ दारफुर आर आल्सो ए हाई रिस्क ऑफ फेमाइन, है ना, इफ कंडीशन परसिस्ट. तो सिचुएशन इन सूडान रिफ्लेक्ट्स अ रैपिडली डिटेरिएटिंग ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी विद मिलियंस फेसिंग एक्यूट हंगर एंड लिमिटेड एक्सेस टू एड. तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लोकेशन देखते हैं. सबसे पहले ये सूडान है ना. सूडान के चारों ओर का कंट्री देखते हैं. तो ईस्ट में इरिटेरिया है, इथोपिया है, नीचे साउथ सूडान है ना, एंड इस साइड चैड है, लीबिया है, इजिप्ट है. ये सब सारा क्या है, हमारा सूडान का बाउंड्रिंग कंट्रीज है. उसमें देखते हैं वो रीजन कौन सा है जहां जिसके लिए बात हो रहा है. तो दारफुर वाला ये पूरा रीजन जो व्हाइट में शेडेड है, ये दारफुर रीजन है, और दारफुर का कैपिटल है अल फशीर, है ना. तो ये रीजन हम लोग को मिल गया. सेकेंड रीजन इज साउथ, सूडान के साउथ में एकदम यहाँ नीचे में एक रीजन है जिसको बोलते हैं साउथ कोर्दोफान. साउथ कोर्दोफान अभी हम लोग देखें, साउथ कोर्दोफान भी जो है एक रीजन है जहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है. और साउथ कोर्दोफान का कौन सा जगह है, ये है कादुगली, है ना. कादुगली वाला रीजन में जो साउथ कोर्दोफान का कैपिटल है. यहाँ पे ये दोनों सिटी को हम लोग याद रखना है कि सूडान का एक सिटी है जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट हुआ है, मींस फेमिन वाला कंडीशन जनरेट हुआ है, और कहां पे इसका लोकेशन है ये हमें ध्यान में रखना है. उसके सराउंडिंग क्या सराउंडिंग कंट्री को भी याद रखना है. और इसके बेसिस पे देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन
and I am waiting for your answer. आते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज एल फसेर रिसेंटली इन न्यूज इन द कैपिटल ऑफ नॉर्थ दारफुर इन द सूडान with reference to its geographical location, which of the following statement are correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? It lies closer to the borders of Libya and Chad than to the Red Sea coast. हम लोग देखते हैं लीबिया और चैड, ये चैड है और ये लीबिया है ना, तो सही में इसके क्लोजर में है, लीबिया और चैड के ज्यादा क्लोजर में, देन टू द रेड सी यहाँ पे है, तो रेड सी से ज्यादा दूर पे है ना, और लीबिया और चैड से क्या है, सटा हुआ, बॉर्डरिंग है, तो स्टेटमेंट 1 बिकम्स करेक्ट। सेकंड इज इट इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द नाइल रिवर बेसिन, सही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाइट नाइल जो है, ये नाइल रिवर बेसिन यहाँ से निकल रहा है, तो इसके ये रिवर नाइल है, उसके वेस्ट में ये रीजन है, तो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज द साहेल क्लाइमेट जोन पासेस थ्रू द रीजन अराउंड एल फसेर, हम लोग को मालूम है कि ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है साहेल रीजन में आता है ना, पूरा सूडान जो है लगभग साहेल रीजन में आता है, तो ये रीजन साहेल रीजन का पार्ट है, तो इट मीन्स ऑप्शन 3 इज स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्लेसेस इन द न्यूज, और ये प्लेस है इन अफगानिस्तान जहां पे अर्थक्वेक आया था कल, है ना, इसलिए ये जगह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है, तो अर्थक्वेक किल्स 20 एंड इंजर्स ओवर 50 इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, और वो रीजन है समंगन। कौन सा रीजन है? समंगन। तो हम लोग देखेंगे समंगन कहाँ पे है, और कुछ रीजन और उससे रिलेटेड कौन कौन सा है, ये हम लोग चेक करेंगे ऑन द मैप। तो अर्थक्वेक इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, मैग्नीट्यूड ऑफ 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक नॉर्दर्न अफगानिस्तान विद इट एपिसेंटर नियर मजार शरीफ। मजार शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इन अफगानिस्तान, हम लोग बार बार न्यूज में पढ़ते हैं। ए मेजर सिटी इन बल्ख प्रोविंस, हम लोग दोनों देखेंगे, मजार शरीफ किधर है और बल्ख प्रोविंस किधर है। तो क्या हुआ है, क्वेक काउज सीवियर डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस बल्ख एंड समंगन प्रोविंस, दोनों हम लोग को आ गया है न्यूज में। एंड हिस्टोरिक ब्लू मॉस्क कहाँ था, इन मजार शरीफ सफर्ड नोटेबल स्ट्रक्चरल डैमेज, न्यूमरस होम्स एंड लोकल एस्टेब्लिशमेंट कोलैप्स। तो थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये अफगानिस्तान है पूरा, है ना, ये पूरा अफगानिस्तान वाला रीजन है, और यहाँ पे जो रेड शेडेड पार्ट है ये बल्ख प्रोविंस है, और इसके ईस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड वेस्ट में ईरान है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये बल्ख वाला प्रोविंस है जो यहाँ पे है ना, इस मैप में बल्ख प्रोविंस दिख सकता है, और ये बल्ख से जस्ट नीचे समंगन वाला एरिया है, और बल्ख में ये मजार शरीफ है जो बल्ख का कैपिटल सिटी है ना। तो यहीं पे अर्थक्वेक आया था। हम लोग ये देख, इसका मतलब क्या है, मजार शरीफ अफगानिस्तान के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में है, बल्ख प्रोविंस में, और समंगन जो है जस्ट उसके साउथ में है। तो ये इन प्लेसेस के आधार पे देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, और आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So try to solve this now. Now I am going to solve this question. सीधे स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। ये बोल रहा है कि बल्ख प्रोविंस शेयर इट्स बॉर्डर डायरेक्टली विद ईरान। नहीं, हम लोग देखे हैं कि ईरान जो है अफगानिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को शेयर करता है, जैसा कि हम यहाँ पे ईरान जो है ये बॉर्डर को शेयर कर रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर को, ना कि नॉर्दर्न बॉर्डर को। इट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 3, जब स्टेटमेंट 3 becomes wrong, it means option D, option C and option B is incorrect. It means option A is the correct answer. So thanks for watching guys. It is all for today, and we will meet tomorrow at the same time. So for the same time, good night to all of you.